आपने ज़िद अपनी चुनी है, ये ज़िद काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। हालांकि इन्हीं काटकुनी घरों में हम बड़े हुए हैं, हमारे पूर्वज रहते थे, लेकिन अब ये स्ट्रक्चर जो है विलुप्ति की तरफ जा रहा है। तो आपने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और फिर ये ज़िद पूरी करने के लिए अब आप इन पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं, ऐसा क्यों? आपका रहन सहन, आपका वास्तु, आप किस तरह की जगह में रह रहे हैं, ये बहुत ही मायने रखती है एक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। ओवरऑल नेचर के साथ बैलेंस में कैसे चलना रहना, वो सब की सीख इस आर्किटेक्चर के अंदर है, हमारी कला के अंदर है। और ये चीज़ को खोना हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक लॉस हो जाए। तो अब कितना बदल गया है हिमाचल? बदल गया, आप देख ही रहे हैं कैसा कैसा बदल रहा है। काटकुनी शैली जो मतलब ख़त्म होने की तरफ है ये आर्किटेक्चर, उसमें अपना भविष्य क्यों आप तलाश रहे हैं? देखिए, एक तो मेरा बहुत ही बड़ा आई थिंक हमारा जो संस्कार भी हैं, और जिस तरह से मैंने जब रिसर्च करते करते ना, मैंने रिसर्च में बहुत गांव घूमे, बहुत बुज़ुर्गों से बात करी, बहुत कारीगरों से बात करी, और मेरे को उनसे जो सीखने को मिला ना, उसमें मुझे यही मेन चीज़ समझ आई कि आप एक सही राह पे चलना बहुत ज़रूरी है। मतलब पैसे कमाना तो एक बहुत सेकेंडरी चीज़ है। मैं हिमाचल की एक ब्रांड जैसी एक क्रिएट करना चाहता हूँ, और हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हिमाचल की कला क्या आपके लिए फ़ायदेमंद और क्या, तो मैं उस चीज़ को एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ। लोगों ने इस खजाने को क्यों छोड़ दिया, क्यों कंक्रीट स्ट्रक्चर की तरफ चले गए? इतने सालों से आप रिसर्च कर रहे हैं, लोगों के साथ काम कर रहे हैं, लोगों को काम दे रहे हैं, फिर ऐसा क्या आपको लगा कि ये कड़ी जो है वो जुड़ नहीं पा रही है? अपर एरियाज़ में, जहाँ थोड़ा सा मैं बोलूँगा जो लोग बोलते हैं कि पिछड़े हुए इलाके हैं, मेरे को लगता है कि वही अभी सबसे समझदार इलाके हैं, जहाँ पे जाके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लोग समझ नहीं रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली मार्केट में द आर्किटेक्ट्स, द बिल्डर्स, दे डोंट नो द रिस्पॉन्सिबिलिटी दे होल्ड इन डेवलपिंग। मतलब आप एक जगह को बिगाड़ सकते हो। मतलब अभी हमारी जनरेशन है, मान लो हमने कंक्रीट के बना दिए और पूरी जगह नष्ट हो गई, हमारी लेक सूखने लग पड़े, नाले सूखने लग पड़े। आने वाली जनरेशन तो बोलेगी ये वाले जो बीच का पीरियड था ना, ये बहुत ही एक गलत। तो हिमाचल की ब्यूटी को दाग लगा रहे हैं कंक्रीट के जंगल। हाँ जी। तो ये काटकुनी स्ट्रक्चर कैसे इसको खूबसूरत बनाएगा? देखिए, काटकुनी की एक बहुत खासियत है कि वो लकड़ी और पत्थर से बन रहा है। लकड़ी और पत्थर दोनों ही हमारे पास नेचुरली अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात है, आप उगाओ, आप 30 पेड़ उगाओ। जिस टाइम आप घर बना रहे हो, मान लो आपने अपने घर में 30 पेड़ लगाए, आप 30 पेड़ उगा दो। 100 साल के बाद वो 100 साल के होंगे, आपके घर की लकड़ी जब रिस्टोर होगी, आप वहाँ से सर्कल चलाओ। कभी भी सर्कल ख़त्म नहीं होगा, ना एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। 100 साल तक वो पौधा ऑक्सीजन भी देगा। उसको उगाने के लिए कोई फैक्ट्री नहीं लगानी पड़ी, कोई माइनिंग नहीं करनी पड़ी। इससे अच्छा सिस्टम कोई होगा नहीं, अगर हमें सोच के अगर हम ये बना लें। और आप इमेजिन कीजिए, जिस तरह से पॉपुलेशन शिमला में, मनाली में बढ़ चुकी है, सब कंक्रीट है। वो कंक्रीट एक ना एक दिन तो कहीं ना कहीं फेंकना पड़ेगा। आपको क्या लगता है वो कहाँ फेंका जाएगा? ज़मीन में। ज़मीन में। वो ज़मीन बंजर हो गई, घर भी ख़राब हुआ, घर की फाउंडेशन के नीचे की वो ज़मीन भी ख़राब हुई, जहाँ वो फेंका गया वो भी ख़राब हुआ, नालों में भी जाएगा ही जाएगा, नाले भी ख़राब होंगे। तो फिर सरकारें और आर्किटेक्ट और बड़े बड़े बिल्डर्स क्यों ये सारी गंभीर बातें नहीं कर रहे हैं? आप क्यों? तो कहाँ कमी रह जा रही है कि मंदिरों को बनाने में, हमारे धार्मिक जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको बनाने में तो हम इस शैली को ज़रूर हैप्पीली लेते हैं, लेकिन घरों को बनाने के लिए जो है लोगों का माइंडसेट अभी मतलब नहीं आ पा रहा है। ये सच्चाई है? हाँ जी, बहुत सारे इसमें डाउट्स हैं। सपोज 1 BHK का एक घर की अगर मैं बात करूं, तो एक काटकुनी में कितना पैसा खर्च होगा और एक कंक्रीट स्ट्रक्चर में कितना पैसा होगा? क्योंकि इस सवाल का जवाब दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ, क्योंकि आप एक काटकुनी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और हमारी बातचीत इस शैली पर हो रही है जी। 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो 25 लाख, वहाँ पे 35 लाख, 10 लाख। लाइफ दोनों की, इसकी लाइफ 50 साल, उसकी लाइफ 150 साल, 200 साल। काटकुनी की। काटकुनी। राहुल करना क्या चाहता है? क्यों नगर में इतने समय से राहुल एक जिद लिए बैठा है कि लोग
जिस जगह से ये शैली जो है दुनिया को इंट्रोड्यूस हुई थी, उसी जगह को आप दोबारा ये शैली समझाना चाह रहे हैं। जितना मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि यार ये सही है, ये लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है। और मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि अच्छा मैं आज पैसे कमाऊँगा, ऐसे पैसे कमाने के लिए दिमाग लगाना है। यार आप कुछ भी कर सकते हो, पैसा आपका एक बन जाता है, पैसे का पैसा सेकेंडरी है। और एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है, पता नहीं कैसी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। हम मंदिर रिस्टोर करने के लिए जब मैं जाता हूँ और कोई मेरे को बोलता है नक्शा बना के दो, जब मैं मेरे को जब वो सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि ये चीज़ आगे बढ़ेगी, चलेगी, और ये समझ है कि ये सही है, इसको सिखाना बड़ा ज़रूरी है। जब इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, आपको नहीं पता कितनी पावरफुल फीलिंग आती है जब वो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं हम भी अब ना कुछ ऐसा करेंगे। मतलब नमस्कार, जी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप सिंह। आज हम एक ऐसे 33 वर्षीय युवा से बातचीत करेंगे जिन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। हालांकि आज की दौर में जो आपका आशियाना है या फिर आपके व्यवसाय करने के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनमें आर्किटेक्ट का एक अहम रोल रहता है। लेकिन इस युवा ने अपनी ज़िद जो है ऐसे कामों में इन दिनों पहाड़ों पर लगा रखी है जो हमारे इतिहास का हिस्सा है। जी हाँ, काटकुनी शैली में हमारे हिमाचल में आपको कई सारे मकान दिखाई देते होंगे, दुकान दिखाई देती होंगी, कई सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते होंगे, लेकिन अब ये स्ट्रक्चर ना के बराबर बचे हुए हैं। और इन्हीं स्ट्रक्चर पर पिछले कुछ सालों से ये 33 वर्षीय युवा काम कर रहा है। चलिए उनसे बातचीत कर लेते हैं। राहुल, आपका सबसे पहले हमारे जी पॉडकास्ट में स्वागत है। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल, जो ये आपने ज़िद अपनी चुनी है, ये ज़िद काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। हालांकि इन्हीं काटकुनी घरों में हम बड़े हुए हैं, हमारे पूर्वज रहते थे, लेकिन अब ये स्ट्रक्चर जो है विलुप्ति की तरफ जा रहा है। इन काटकुनी स्ट्रक्चर्स की जगह कंक्रीट स्ट्रक्चर ने ले लिए हैं। तो आपने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और फिर ये ज़िद पूरी करने के लिए अब आप इन पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, आर्किटेक्चर की जो पढ़ाई है ना, वो मैं मानता हूँ वो एक ऐसी जिम्मेदारी वाली चीज़ है कि आप किसी के लिए, जैसे हमारा योग है, आयुर्वेद है, उसमें एक ज़िम्मेदारी छिपी हुई है। वो किसी के लिए, किसी की हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए, आपके स्वास्थ्य, आपके खाने के लिए। और वैसे ही आर्किटेक्चर भी उसका एक तीसरा पहलू ही है, आपका रहन सहन, आपका वास्तु, आप किस तरह की जगह में रह रहे हैं, ये बहुत ही मायने रखती है एक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ओवरऑल। प्लस एक ऐसी चीज़ है आर्किटेक्चर जो आपके कल्चर को, आपकी संस्कृति को, आपके पूर्वजों के सिखाए हुए, उसके अंदर बहुत सारे लेसन्स हैं, विजडम है, नेचर के साथ बैलेंस में कैसे चलना, रहना, वो सब की सीख इस आर्किटेक्चर के अंदर है, हमारी कला के अंदर है। और ये चीज़ को खोना हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक लॉस हो जाएगा। तो हिमाचल का इतिहास जो है काटकुनी से जुड़ा है। बिल्कुल। तो अब कितना बदल गया हिमाचल? बदल गया, आप देख ही रहे हैं कैसा कैसा बदल रहा है। बट इसमें मैं बोलूँगा किसी का इतना दोष नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास सही गाइडेंस नहीं है, या आपके पास उतनी अवेयरनेस नहीं है, या आपके पास उतनी पढ़ाई उस क्षेत्र में नहीं है, तो उसको आगे बढ़ाना ना मतलब बहुत मुश्किल भी है। और पिछले 50 साल में यही होता आ रहा है कि हम लोगों ने हमें एक दिखाया गया, एक फ्यूचर दिखाया गया कि कंक्रीट है, फॉरेन में बड़ा अच्छा कंक्रीट बनता है, अब इंडिया डेवलप होगा, अब इंडिया में भी कंक्रीट आएगा, कच्चा पक्का मकान, ये वो। उस सब में हमारे को ये सिखाया भी गया, दिखाया भी गया। हमारे आपके पिताजी होंगे, उनको एक ये वो लगा होगा कि नहीं यार, हम बड़े सालों से मिट्टी पत्थर में रहते आ रहे हैं, हम भी अब टाइलों में। तो एक उस तरह से वो एक हमें मीडिया के थ्रू और इंडस्ट्रियल एज के थ्रू हमें वो दिखाया गया। आई से कि वो एक तरह से उस टाइम के लिए ठीक भी था, पर आज की डेट में हमें रियलाइज़ हो रहा है कि जो हमारी अपनी सेल्फ वर्थ जिसको हम बोलते हैं, कि जो हमारी अपनी कला थी, हमारा अपना आर्किटेक्चर था, वो कितना महत्वपूर्ण था और वो कितना हमारे पहाड़ों से जुड़ा हुआ था। मतलब वो एक पहाड़ को ही फेर बदल कर, पहाड़ का ही एक वो रूप है, और जो कल को एक टाइम के बाद पहाड़ में मिल जाएगा। जैसे इंसान है वैसे ही उनके घर हैं, और हम लोग कोई डिस्ट्रक्शन नहीं कर रहे एनवायरनमेंट के साथ। मतलब अगर आप उसके कोई भी चेक पॉइंट्स देखेंगे जो हम आज की डेट में अब सोच रहे हैं कि कैसे लाएं, एनवायरनमेंट के साथ कैसे रहें, नेचर कैसा रहे, हेल्दी कैसे रहें, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो सारी उस चीज़ में थी। उसको हमने रोक दिया
तो वो एक प्राचीन या फिर एक पुरानी चीज़ आजकल देखने में नज़र आती है। अगर उसको स्टडी करके समझ के आज की डेट में उसके साथ कुछ इनोवेट करेंगे, जो कि आई थिंक एक आर्किटेक्ट का काम होता है, तो वो बहुत ही अच्छा एक फ्यूचर निकल सकता है उसमें से। तो ये तो फ्यूचर आपने चुना ही था, आर्किटेक्ट हाँ। बन चुके हैं, एक अच्छे स्ट्रक्चर, कंक्रीट स्ट्रक्चर के डिज़ाइन की तरफ जाते हैं, तो बड़े बड़े आर्किटेक्चर जो बिजनेस में हैं वो लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं। फिर आपने ये काटकुनी शैली जो मतलब ख़त्म होने की तरफ है ये आर्किटेक्चर, उसमें अपना भविष्य क्यों आप तलाश रहे हैं? देखिए, एक तो मेरा बहुत ही बड़ा आई थिंक हमारा जो संस्कार भी हैं, और जिस तरह से मैंने जब रिसर्च करते करते ना, मैंने रिसर्च में बहुत गांव घूमे, बहुत बुज़ुर्गों से बात करी, बहुत कारीगरों से बात करी, और मेरे को उनसे जो सीखने को मिला ना, उसमें मुझे यही मेन चीज़ समझ आई कि आप एक सही राह पे चलना बहुत ज़रूरी है। मतलब पैसे कमाना तो एक बहुत सेकेंडरी चीज़ है, और मैं ये एज अ बिज़नेस माइंडेड पर्सन, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं मेरा ये था कि मैं इसको एनजीओ की तरह सोचूं, प्लान करूं। मेरे को पता है कि इसका पोटेंशियल क्या है। मैं हिमाचल की एक ब्रांड जैसी एक क्रिएट करना चाहता हूं, और हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हिमाचल की कला क्या आपके लिए फ़ायदेमंद और क्या। तो मैं उस चीज़ को एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ, मतलब इन द सेंस कि हमारे हिमालयाज़ की निकली हुई शैली आपकी जापान में कल जाके चले। अर्थक्वेक रेजिलिएंट टेक्निक है, हम इटली में जाके बनाए, स्विट्ज़रलैंड में हम जाके, वहाँ पे क्या हो रहा है ना, इतना मशीनी हो चुका है कि वहाँ कला करने वाले जो कलाकार और जो हमारे कारीगर हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। हिमालयाज़ में अभी भी वो एक सेंसिटिविटी है। वो चीज़ मेरे को, एक तो मैं, क्योंकि मैं रिचर्ड ब्रैंसन, स्टीव जॉब्स, इनको पढ़ता रहता था, इनकी किताबें NIT में जब ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उस टाइम पे तो मेरे दिमाग में था कि कुछ अपना करना है, कुछ ऐसा करना है जो हिमाचल को आगे बढ़ाए। पता नहीं क्या लगा था। फिर जब मैं अपनी रिसर्च के टाइम बुज़ुर्गों से और इन सब से मिला ना, तो मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ें समझ आई कि यार ये चीज़ खोनी नहीं चाहिए। मतलब फिर लोगों ने इस खजाने को क्यों छोड़ दिया, क्यों कंक्रीट स्ट्रक्चर की तरफ चले गए? इतने सालों से आप रिसर्च कर रहे हैं, लोगों के साथ काम कर रहे हैं, लोगों को काम दे रहे हैं, फिर ऐसा क्या आपको लगा कि ये कड़ी जो है वो जुड़ नहीं पा रही है? देखिए, इसमें बहुत ही, मतलब मैंने तो इसको बहुत अच्छे से डायसेक्ट कर ही लिया है प्रॉब्लम को। क्या हो रहा था कि हम पहले बहुत अच्छे से अपने आर्किटेक्चर, हमारा अंग्रेज़ भी आए, उन्होंने भी हमारे ही आर्किटेक्चर से सीख के, लकड़ी पत्थर का उनका भी अपना थोड़ा सेम, तो वो तो चल रहा था। जब इंडस्ट्रियल एज आई, जब हम इंडिपेंडेंट हुए, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ ने हिमाचल में अपने घर बनाना स्टार्ट किए, सीमेंट पे सब्सिडी मिलना स्टार्ट हुई, हमने कच्चा पक्का मकान वो सब स्टार्ट किया, और वो एक हमारे को इस तरह से मार्केटिंग हुई और गाइडेंस फीड हुआ कि ये हमारे लिए एक नया स्टेटस है। तो हमारे जो पिताजी और उन जो दादाजी वगैरह, उनकी एज में उनको ऐसा लगा कि हमें अब इससे बाहर निकल के इस चीज़ की तरफ बढ़ना है। दूसरा, इस पे क्योंकि इतनी रिसर्च नहीं थी, इस पे कोई लिखी हुई किताबें नहीं थी, ये प्रैक्टिकली चल रहा था आगे। ये मतलब आप जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन कर रहे थे, ओरली ये ट्रांसमिट होती थी नॉलेज। कारीगर से सीखता था, और आप अलग अलग कला गांव में, मतलब ये हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें थी। और कुल्लू में तो मैं बोलूँ अभी भी काफ़ी हद तक है, मतलब जीवित, अगर आप देखेंगे इसको। बाकी हिमाचल में कम होती जा रही है बहुत जल्दी। मतलब किन्नौर में है, अपर एरियाज़ में, जहाँ थोड़ा सा मैं बोलूँगा जो लोग बोलते हैं कि पिछड़े हुए इलाके हैं, मेरे को लगता है कि वही अभी सबसे समझदार इलाके हैं, जहाँ पे जाके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें दूसरा, फिर ये डाउट आ गए, जो आपका क्वेश्चन था ना, लोगों के दिमाग में अब क्या हुआ, पिछले 50 साल में इतना फीड हुआ है कि उनके दिमाग में डाउट है कि अच्छा यार, लकड़ी बहुत महंगी, लकड़ी, वहीं पे सोच रुक रहा है। कोई उसके आगे बढ़ के ये नहीं सोच रहा कि मैं इसको रिसर्च कैसे करूँ, मैं इसको कैसे वापस एक इस तरह से लाऊं कि लोगों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव बने। मैं लकड़ी के क्या सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री मॉडल है। आप देखिए, लकड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप उगा सकते हैं। हिमाचल की अगर आप डेंसिटी देखेंगे, हम दिल्ली बॉम्बे में होते हैं ना, वहाँ 20,000 लोग हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। हमारे यहाँ पे 45 है, खास करके नग्गर के, कुल्लू के एरिया में 45 पीपल इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। इतने हमारे पास पहाड़ हैं, इतने हमारे पास फॉरेस्ट हैं। 33% तो ग्लेशियर का लैंड ही है पूरे हिमाचल में। उसके बाद बाकी का 60% में हमारे फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ से हमें लकड़ी टाइम टू टाइम देता है। पुराने टाइम में हमारे अपने कम्युनिटी सिस्टम होते थे, हमारे अपने हर गांव का अपना एक जंगल है, उसकी केयर वो खुद करा करते थे। अब वैसे सिस्टम्स ख़त्म हो गए, घूम के लकड़ी आ रही है, महंगी पड़ रही है। हमें सिर्फ प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं करनी है कि लकड़ी से घर मत बनाओ,
वो तो आपने पहली चीज़ होगी, लकड़ी महंगी है जी, घर मत बनाओ। आप देखो लकड़ी का घर बनाना अच्छा है, ये हमारी ज़रूरत है, ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। तो इसको अब कैसे करेंगे? ठीक है, हमारे को वापस वो क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, लकड़ी महंगी क्यों हुई? हमारे पीछे, घर के पीछे फॉरेस्ट है, घूम के लकड़ी आ रही है तो महंगी हो रही है। कोई ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि हम वहीं से लकड़ी लें, रेगुलेटेड वे में लें, गवर्नमेंट का मिक्स हो, कुछ लोकल उसमें नॉलेज ऐड की जाए, और एनवायरनमेंट भी तो ज़रूरी है। एनवायरनमेंट भी ज़रूरी है। अब आप देखिए, इसमें किसी को डेडिकेटेडली रिसर्च करनी पड़ेगी, और मैं नहीं देख सकता था कि कब होगा। तो मैंने बोला अब इसमें मेरे को घुसना पड़ेगा, मैं इसको रिसर्च करना चाहता हूँ, मैं वो मॉडल बनाना चाहता हूँ। आज नहीं तो आने वाले 30 साल के लिए आज से पहल करनी पड़ेगी। 30 साल की विज़न है, फिर उसके बाद अगले 60 साल की विज़न, थोड़ा लंबा सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज मैंने घर बनाना है यार, 2 लाख रुपए बचा लेता हूँ, थोड़ा सस्ता टाइल लगा लेता हूँ, कल को आपको पता लगे उससे इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको उतना ही खर्चा एक ऑपरेशन पे करना पड़ जाएगा। लोग समझ नहीं रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली मार्केट में द आर्किटेक्ट्स, द बिल्डर्स, दे डोंट नो द रिस्पॉन्सिबिलिटी दे होल्ड इन डेवलपिंग। मतलब आप एक जगह को बिगाड़ सकते हो। मतलब अभी हमारी जनरेशन है, मान लो हमने कंक्रीट के बना दिए और पूरी जगह नष्ट हो गई, हमारी लेक सूखने लग पड़े, नाले सूखने लग पड़े। आने वाली जनरेशन तो बोलेगी ये वाले जो बीच का पीरियड था ना, ये बहुत ही एक गलत। तो हिमाचल की ब्यूटी को दाग लगा रहे हैं कंक्रीट के जंगल। हाँ जी, डेफिनेटली। तो ये काटकुनी स्ट्रक्चर कैसे इसको खूबसूरत बनाएगा? देखिए, काटकुनी की एक बहुत खासियत है कि वो लकड़ी और पत्थर से बन रहा है। लकड़ी और पत्थर दोनों ही हमारे पास नेचुरली अवेलेबल है। पत्थर, जब आप पहाड़ में, ज़्यादातर आपका कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ पत्थर आपकी साइड पे ही निकल जाता है जब आप अपनी जगह को थोड़ा लेवल डाउन करते हैं। लकड़ी के लिए टीडी है, पर बेटर सिस्टम्स होने चाहिए। जैसे मैं बात कर रहा, लकड़ी भी आपके पास अवेलेबल है। लकड़ी की सबसे अच्छी बात है, आप उगाओ, आप 30 पेड़ उगाओ। जिस टाइम आप घर बना रहे हो, मान लो आपने अपने घर में 30 पेड़ लगाए, आप 30 पेड़ उगा दो। 100 साल के बाद वो 100 साल के होंगे, आपके घर की लकड़ी जब रिस्टोर होगी, आप वहाँ से सर्कल चलाओ। कभी भी सर्कल ख़त्म नहीं होगा, ना एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। 100 साल तक वो पौधा ऑक्सीजन भी देगा। उसको उगाने के लिए कोई फैक्ट्री नहीं लगानी पड़ी, कोई माइनिंग नहीं करनी पड़ी। इससे अच्छा सिस्टम कोई होगा नहीं, अगर हमें सोच के अगर हम ये बना लें, पर टाइम लगेगा। अब इसकी खासियत ये है कि काटकुनी एक टाइम के बाद धरती में वापस मिल जाएगा। जो लकड़ी धरती से निकली वो धरती में एक टाइम के बाद वापस चली जाएगी। कंक्रीट एक केमिकलाइज्ड प्रोडक्ट है जिसको हम प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, और आज की डेट में वो आपका काम निकाल देगा। पर जब वो ख़त्म होगा, 50 साल की एज होती है मैक्सिमम, डिमोलिश होगा, कहाँ फेंकेंगे आप उसको? और आप इमेजिन कीजिए, जिस तरह से पॉपुलेशन शिमला में, मनाली में बढ़ चुकी है, सब कंक्रीट है। वो कंक्रीट एक ना एक दिन तो कहीं ना कहीं फेंकना पड़ेगा। आपको क्या लगता है वो कहाँ फेंका जाएगा? ज़मीन में। ज़मीन में। वो ज़मीन बंजर हो गई, घर भी ख़राब हुआ, घर की फाउंडेशन के नीचे की वो ज़मीन भी ख़राब हुई, जहाँ वो फेंका गया वो भी ख़राब हुआ, नालों में भी जाएगा ही जाएगा, नाले भी ख़राब होंगे। तो फिर सरकारें और आर्किटेक्ट और ये बड़े बड़े बिल्डर्स क्यों ये सारी गंभीर बातें नहीं कर रहे हैं? आप क्यों? मतलब ये सिंपल सा लॉजिक है कि इसके लिए आपको अभी कोई, इसके लिए ना कोई राह नहीं है इसमें। मतलब मेरे को नहीं पता कि मैं आज की डेट में, देखिए आप इसको पूछने आए, ये थोड़ा सा पॉपुलर हो रहा है, टूरिज़्म की वजह से थोड़ा पॉपुलर होने लगा है, तो लोग थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, मतलब फेस पे वो लगा रहे हैं चीज़ों को, अंदर से फिर भी शायद वही होगा। पर आई थिंक लोगों को, हर किसी को वो एक फार साइटेडनेस अभी नहीं आई है। मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि ठीक है आज का काम निकल जाए तो फिर बाकी की बाद में देखेगा कोई और। पिछले कुछ सालों से हर डेवलपमेंट के एक इनिशिएट में इको फ्रेंडली जुड़ गया है। तो इस इको फ्रेंडली में ये काटकुनी कितना अहम रोल रख सकता है? देखिए, काटकुनी मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ हिमाचल का इको टूरिज़्म नहीं, हम स्विट्ज़रलैंड का, इटली का, जापान का टूरिज़्म डेवलप करने के लिए भी हम लोग शैली दे सकते हैं। कहीं ना कहीं से आरसीसी बना, किसी ने कहीं एक रिसर्च करी और उसने बोला कॉलम और बीम बनाएंगे और अर्थक्वेक रेजिलिएंट बनाएंगे, बीच में सरिया डालेंगे, बाहर सीमेंट डालेंगे। एक टेक्निक बनाई, वो टेक्निक प्रमोट हुई क्योंकि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव रही, उसको मार्केटिंग किया, उससे इंडस्ट्रीज़ चली। किसी भी एक चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए एक इकोसिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। वो इकोसिस्टम बनेगा तो काटकुनी डेफिनेटली
वो बनेगा ही बनेगा। मतलब ये मेरा विश्वास नहीं है, ये मेरी मतलब डेफिनेटली एक रिसर्च की हुई एक प्रॉपर प्रेडिक्शन है कि ये आने वाले टाइम में जाएगा। और सिर्फ काटकुनी नहीं, लकड़ी और पत्थर एज अ मटीरियल, इसमें हमारा हेम्प भी आगे बहुत अच्छा काम में आएगा, जब उसका थोड़ा सिस्टम बनना चाहिए। अभी आन की जो बुट्टे होते हैं उसके जो रेशे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिच्छू बुट्टी। उसके अलावा आपका मिट्टी और गोबर को मिला के और हेम्प का जब हम उसमें भूसा मिला के ईंटें वगैरह बनाएं, वो बहुत एक अच्छी इनोवेशन है। बायो मटीरियल्स और रीजनरेटिव मटीरियल्स बोले जा रहे हैं, जो कि नेचर से निकले हैं और जिनमें कोई माइनिंग और वो नहीं हो रही है, उसका एक आने वाले टाइम में डेफिनेटली एक है। हिमाचल उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नेचुरली अवेलेबल हैं। ये इसको किसी तरह की फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है कि प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ये नेचर हमें दे रही है। हमें इसको एक रेगुलेशन में डालना है, एक बड़ा अच्छा सिस्टम बनाना है सर्कुलर, और फिर हमारे लिए, और ये ना किसानों तक, गांव के एक एक बंदे की कला को आगे लाके उसको एक एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। ये है कि हाँ, मतलब अनफॉर्चुनेटली बहुत मनी माइंडेडली हर चीज़ को प्लान किया जाता है। पहले हम कला और वो बाद में देखते हैं, हम पहले बिजनेस और ये देखते हैं कि पैसा कैसे बनेगा ना। वो थोड़ी सी सोच चेंज करनी पड़ेगी। और जो हमारे नए ये COP30 है, UN के सस्टेनेबिलिटी गोल्स हैं, इको फ्रेंडली जो वर्ड आप बता रहे थे कि हमको लगा, ये धीरे धीरे देखना बढ़ना ही है। और हम लोग कब तक उसको वाइट वॉश या वो करते रहेंगे, वो हमारे को एक टाइम पे वो फिजिबल भी बन जाएगा और वो लोग अडेप्ट भी कर पाएंगे और वो चलेगा भी चलेगा। पूरे हिमाचल में जिस तरीके से आज के लेटेस्ट सिनेरियो की अगर बात करें तो ये शैली अब सिर्फ हमारे एक रिचुअल का हिस्सा बन चुकी है। सिर्फ मंदिर का निर्माण होता है तो इसी शैली में होता है, इसी में। तो घरों का निर्माण करने में लोग आज भी हिचकिचा रहे हैं। एक सोसाइटी के माइंडसेट की अगर बात करें तो वो सबसे पहले कंक्रीट स्ट्रक्चर की तरफ जाता है। तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार जिस तरीके से होम स्टे स्कीम्स लेकर आई है, इको फ्रेंडली स्कीम्स लेकर आई है, बेड एंड ब्रेकफास्ट की बहुत सारी स्कीम्स लेकर आई है जो टूरिज्म को गांव से जोड़ने के लिए बनाई गई हैं, तो कहाँ कमी रह जा रही है कि मंदिरों को बनाने में, हमारे धार्मिक जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको बनाने में तो हम इस शैली को ज़रूर हैप्पीली लेते हैं, लेकिन घरों को बनाने के लिए जो है लोगों का माइंडसेट अभी मतलब नहीं आ पा रहा है। ये सच्चाई है। हाँ जी, बहुत सारे इसमें डाउट्स हैं। एक डाउट आ जाता है कॉस्टिंग सबसे पहला, जो बहुत प्रैक्टिकल है। और मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया तो यही 3 चीज़ें मैंने पकड़ी थी कि यार ये हेल्दी है और ये सब है, एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये हम सिर्फ इसके ऊपर मार्केट करना और एस्टेब्लिश करना कि ये चीज़ आगे बढ़ेगी मुश्किल है। हमें देखना होगा कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि इसको compete करना है। हमारी स्लेट को टाइल के साथ compete करना है, लकड़ी को कंक्रीट की बीम्स के साथ करना है। इनकी जब तक इनको एक लेवल पे नहीं लाया जाएगा, इनकी कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए मैंने ये देखा कि रिसर्च ही नहीं है। लोग मतलब सिर्फ यही डाउट है कि अच्छा यार लकड़ी बहुत महंगी है, वहीं रुक जाते हैं। दूसरी साइड पे कारीगरों को ये काम करने को नहीं मिलता। अब आप बड़े कंफर्टेबल हो कि मैं एक दरवाज़ा बनाता हूँ, मैं 100 रुपये ले लेता हूँ, आपका अच्छा है, आपको क्योंकि आपको अपना दिन का कमाना है। कारीगर तो अपना डेली का सोचेगा, बोलेगा आज मेरे को 4 दरवाजे मिल गए, मेरा बन गया। मैं उसको पता है कि ही विल सेव आउट ऑफ 100 उसका 20 या 30 रुपये बच रहा है इसमें, तो वो खुश है। आपने उसको बोल दिया यार काटकुनी का घर बना मेरे लिए, मेरे को ऐसा दरवाज़ा बना, अब वो बोलेगा यार ये काम तो किया नहीं मैंने अभी तक। वो आपको ऐसे ही बोल देगा जी मैं 250 रुपये लेना चाहता हूँ। एक आपको एक बड़ा रेट ही देगा वो, क्योंकि उसको नहीं पता एग्जैक्टली मैं उसका क्या स्क्वायर फीट निकालूं। इट्स अ न्यू वर्क। अब ये दिक्कत मेरे को शुरू में आई जब हमने घर बनाना स्टार्ट किए, क्योंकि कारीगरों को मैंने बोला धज्जी की दीवार बनानी है, उन्होंने बोला भाई बहुत महंगा होगा जी। उन्होंने ही बोला, मैंने बोला यार अब आप देखो आपको कितना काम बढ़ रहा है। कहाँ आप एक दरवाज़ा ही बनाते थे, आपको पूरा घर बनाने को मिल रहा है। आप इसको कुछ सोचो ना, कुछ बढ़िया अपनी एक चाल निकालो और आप इसको एक ऐसे कॉस्ट में लाओ कि ये ईंट की दीवार जितना सस्ता नहीं, उससे चलो 10-20% ऊपर भी रहेगा ना, तो भी लोग इसको अडॉप्ट करने के लिए राज़ी हो जाएंगे। तो हमने उनके साथ ऐसा किया, उन्होंने मेरे पे भरोसा किया, मैंने उन पे भरोसा किया कि हम इसको पुश करते हैं। मैं वहाँ खड़ा रहता था साइट पे, उनके साथ दिमाग लगा रहा हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम ना सोचने में लगा देते थे यार कैसे बनाएं क्या करें। उसकी वजह से उनके दिन ज़्यादा लग रहे थे, उसकी वजह से उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो रही थी। जबकि मटीरियल में ऑप्टिमाइजेशन करना, पत्थर को आपको क्यों इतना
बिल्कुल ब्रिक की तरह क्यों क्या बना? यही वजह है क्योंकि पिछले 50 साल पहले चले जाएं तो अमीर गरीब इस स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करता था और बिल्कुल। उसी के तहत घर बनते थे। बिल्कुल। लेकिन आज के ज़माने में हर वर्ग का आदमी जो है अपना एक घर बनाना चाहता है, कम पैसे में और अच्छी क्वालिटी में घर बने। तो अगर इन दोनों ही आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर की अगर मैं तुलना करूं बिल्कुल। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आएगी कितनी? हाँ जी। सपोज 1 BHK का एक घर की अगर मैं बात करूं तो एक काठकुनी में कितना पैसा खर्च होगा और एक कंक्रीट स्ट्रक्चर में कितना पैसा होगा? क्योंकि इस सवाल का जवाब दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप एक काठकुनी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और हमारी बातचीत इस शैली पर हो रही है जी। तो मैं जानना चाहूंगा कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इन दोनों में कंपैरिजन में 1 BHK का कितना? ठीक है जी, मैं आपको ना इसके दो तरह की चीज़ें दो सिनेरियोज बताता हूँ। एक है चीपेस्ट में अगर आप आरसीसी का बनाएंगे उसमें वो आपका कोई आर्किटेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई इंजीनियर इन्वॉल्व नहीं होगा, वो ठेकेदार आएगा, वो आपको चीप से वे में 9 पिल्लर पे एक घर बना के आपकी ईंट की दीवारें बना के, ईंट भी वो ग्रेड बी की लेगा, सीमेंट भी में भी वो मतलब रेता ज़्यादा मिलाएगा, आपको वो घर कहीं ना कहीं 1 BHK जैसा घर ना 1200-1500 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ जाएगा। स्क्वायर फीट में मैं बताता हूँ, वो फिर वो किसी भी उस पे साइज़ पे चलेगा। 1200 से 1300 स्क्वायर फीट में वो स्ट्रक्चर बना देगा। उसके बाद जब उसमें आप पेंट करेंगे, अपना अंदर वुड वर्क वगैरह करते हैं जो कि एक नॉर्मल घर होता है, उसमें और आपका 500-600 रुपया लग के इंटीरियर मिला के आपका घर आपका 2200 से 2500 के बीच में ना एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन हो रही है आजकल, इंटीरियर वगैरह सब मिला के पर स्क्वायर फीट रेट। अगर आप देखेंगे कि लकड़ी, मैं काठकुनी नहीं बोलूँगा क्योंकि काठकुनी में बहुत ज़्यादा लकड़ी हम लगाते थे और वो हमारे पास उस टाइम पॉपुलेशन कम थी, सरप्लस लकड़ी थी और टाइम बहुत होता था, तो हम लेयर टू लेयर करते थे। हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अगर वो 110% अर्थक्वेक रेजिलिएंट है ना, आप उसमें से बीच में से एक कड़ी निकाल दो तब भी वो 100% अर्थक्वेक रेजिलिएंट रहेगा और मोर सेफर देन आरसीसी होगा, तो हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो आज की डेट में मैं ये बोल रहा हूँ कि हम उसको डायरेक्टली एज इट इज़ कॉपी पेस्ट ना माने और इसीलिए उसकी तुलना ना की जाए कि उसका रेट क्या रहेगा। हम एक ऑप्टिमाइज्ड वुड एंड स्टोन का एक घर बनाएं, अच्छा मोटी दीवारें, बढ़िया लक्कड़ की बीम्स वगैरह बना के, तो कहीं ना कहीं हम 3500 की रेंज पकड़ सकते हैं। 2500 की 3500, 1000 रुपये स्क्वायर फीट बढ़ेगा आपका। यानी कि अगर मान लीजिए 2500 है, 1000 रुपये का 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो 25 लाख, वहाँ पे 35 लाख, 10 लाख। लाइफ दोनों की, इसकी लाइफ 50 साल, उसकी लाइफ 150 साल, 200 साल काठकुनी की 150-200 भी ऐसा है कि एक अच्छा नंबर लगता है सुनने में, बोलने को तो अगर उसकी मेंटेनेंस की जाए और आपकी लकड़ी की सोर्सिंग बहुत अच्छी होगी तो आपने मंदिर देखे 400-500, एक नगर कैसल एग्जाम्पल है, भीमा काली के मंदिर एग्जाम्पल है, हमारे पास अन्य गिनत एग्जाम्पल हैं कि इतने पुराने स्ट्रक्चर आज तक चले आ रहे हैं, तो लाइफ तो बहुत ज़्यादा है। तो ये काम बड़ा चैलेंजिंग है, बहुत मेहनत लगती है, बारीकी से करने वाले कारीगर की जो ज़रूरत है आज की डेट में चाहिए होगी। तो आप इतने सालों से जगह घूम रहे हैं, तो कितने लोग आपसे जुड़ चुके हैं और अभी हो क्या रहा है और लोगों को रोज़गार कैसे मिल रहा है? देखो जी, इसमें बहुत ही सिंपल था, इतने सारे कारीगर हमारे पास यहाँ ऑलरेडी काम करते, तो वो दिखते नहीं थे, उनको लकड़ी की नॉलेज है। तो मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को उनको आके काठकुनी सिखाना पड़ा, बल्कि मैं तो उनसे काठकुनी सीखने आया था। पढ़ाई में तो हमने देख लिया, रिसर्च भी कर ली। जो एक कारीगर से आप सीख सकते हो ना, वो मटेरियल के बारे में आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे, ऐसी पहचान बताएंगे उसके रेशे को देख के कि ये लकड़ी कैसी, इसकी लाइफ कितनी, ये बड़ा पेड़ होगा, ये छोटा पेड़ होगा। मैं तो वो सीखने आया था उनसे, मतलब मेरी तो उसी में थी कि मैं इस चीज़ को 10 साल ऑलमोस्ट सिर्फ सीखने में लगाए हैं बिफोर वी स्टार्टेड वर्किंग। क्योंकि मेरे को पता था कि एक तो यहाँ होने से हमारे रूट्स, एक हमें एक एडवांटेज मिलता था कि हम उस चीज़ को समझते थे, बचपन से ही देखा है, रहे हैं, उससे इंटरेक्ट किया है, तो एक समझ थी। और दूसरा, जब उनसे मिलके वो बातें पता लगने लगी ना, तो उससे आपको एक बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज में घुस जाता है बंदा। पता नहीं, मतलब मेरी तो इसमें काफ़ी रुचि थी और मुझे ये भी लगा कि ये एक सही चीज़ है, इसको रिसर्च करना बड़ा ज़रूरी है। तो कारीगरों को ना नॉलेज है बहुत। तो नंबर्स ऑफ कारीगर कितने हैं स्टेट?
अब बहुत मतलब हमने जो डॉक्यूमेंट किए हैं, मैंने 1000 से ऊपर तो डॉक्यूमेंट किए हैं, सिर्फ काटकुनी के नहीं, उसमें हमने अलग अलग कला भी की है, मेटल वाले भी किए थे मैंने डॉक्यूमेंट, हैंडलूम वाले भी थोड़े। हैंडलूम में तो देखिए बहुत कमर्शियलाइजेशन हो चुकी है तो उसके अलग हैं, पर मेटल के कारीगर, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाने वाले, आपके लकड़ी के कारीगर, वुड कार्विंग के स्पेशलिस्ट्स, उसके अलावा पत्थर में भी कार्विंग करते थे। अब पत्थर के कार्विंग वाले बहुत कम मिलेंगे आपको। शौक है, वो आर्टिस्ट है, वो जो एक कारीगर है ना, वो बाय बर्थ एक आर्टिस्ट ही पैदा हुआ है। उसको आपने वही कॉमर्शियल काम दे दिया कि बस तू मेरे लिए दरवाजे निकालता रहे रोज़ बैठ के, उसका आर्टिस्ट ही मार दिया मतलब एक तरह से। और ये तो कला है, मतलब हमारे यहाँ की कला में इतनी ज़्यादा चीज़ें छुपी होती हैं जो आगे ले जाना बहुत ज़रूरी है। जो हम कार्विंग करते थे, आप किसी भी कारीगर से उठा के पूछो कि इसका मतलब क्या है, आधे से ज़्यादा आपको बता नहीं पाएंगे। थाची वैली के बहुत फेमस है कार्विंग करने के लिए, आप उनको पूछना ज़रा एक बार कि यार मंदिर उन्होंने अब उनकी टीमें चल रही है मंदिर बनाने, उन्होंने अपना एक बना लिया, जैसे कि हमारा ये रहेगा जी, उससे आप पूछोगे ना उनको, से पता हाँ कि आप जो फूल की ये कार्विंग है, ये इंसान है, ये सांप है, उनको नाम पता है कि अच्छा हाँ जी ये मंदिर के टॉप पे लगता है। उनको उसकी भूल गई ये कहानी, जबकि हर चीज़ का एक महत्व था। हम क्यों वो कार्विंग सांप की बनाते थे, उसका क्या महत्व था, हमारे वो किसी कल्चर से उससे जुड़ा होगा। सांप की इंपॉर्टेंस, नाग देवते की इंपॉर्टेंस, कुछ तो बता रहा होगा वो। आप गणेश लगाते थे, आप इधर इस साइड पे कुछ लगाओगे, इस साइड पे कोई और देवी होगी, किसी भी मंदिर में जाओ। इसी सब्जेक्ट पर मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगा जी। आपने बहुत लंबे टाइम से रिसर्च करी है, ज़मीनी स्तर को भी देखा है, जो काटकुनी के डिज़ाइंस हैं उसमें कोई नंबर्स आपने काउंट करे हैं कि कितने आर्किटेक्चर के डिज़ाइंस आज की डेट में अवेलेबल है? अगर कोई इसको अडैप्ट करना चाहता है इस शैली को जी, तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे उनको? ऑप्शंस अनगिनत हैं। आप देखिए जैसे कि ये कुर्सी है, कुर्सी बनाने वाला बंदा किसी भी डिज़ाइन की कुर्सी बना सकता है। वैसे ही काटकुनी घर भी आज की डेट में आपको जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने शुरू में बोला था, योग ऐसी चीज़ है आपके लिए, जो योग आचार्य होगा वो आपकी बॉडी की प्रकृति देखेगा, आपको बोलेगा कि आप ये 3 तरह के योग करो। आयुर्वेद वाला भी आपका खाना देखेगा, प्रकृति देखेगा, आपको बोलेगा आपके लिए ये अच्छा है, शायद वो आप मेरे लिए अच्छा ना हो। आर्किटेक्चर भी सेम है, आपके लिए घर जो बनेगा वो किसी और के लिए घर बनेगा, बहुत अलग होना चाहिए। उसके किचन कहाँ है, उसका पूजा रूम कहाँ है, उसका बेडरूम कहाँ है, ये बेसिक्स हैं। इसके बाद इसमें हमारी एक वास्तु की भी नॉलेज ऐड होती है कि कौन सी डायरेक्शन से किस तरह की एनर्जीज आती हैं। इसके बाद एक कॉन्टेक्स्ट की ऐड होती है, अगर आपका पहाड़ इस साइड है या नदी के उस साइड है, उधर के लिए ये स्लोप है, इधर के लिए ये है, यहाँ ईस्ट ऊंचा है, वहाँ ईस्ट नीचा है, उसके हिसाब से भी सूरज की, विंड की डायरेक्शन के हिसाब से भी घर बनता है। घर एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपना मैक्सिमम टाइम निकालते हो, वो आपके मूड को भी इन्फ्लुएंस करता है, आपकी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है। इसमें मैं नहीं बोलूँगा कि आप चीपेस्ट ऑप्शन ढूंढो, आप अच्छा इकोनॉमिकल ऑप्शन ढूंढो, जितना आपके लिए वायबल है, आप जितना कमा रहे हैं उसका उतना बनाओ। इसको किसी को दिखावे के लिए ज़रूरत नहीं है कि घर बड़ा बना दिया, छोटा बना दिया, अपने ज़रूरत के हिसाब से बनाओ, पर सही वे में बनाओ, बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ ज़िंदगी निकालेंगे, आपकी पुश्तें आगे वहीं पे पैदा होने वाली हैं। एक अच्छा एनवायरनमेंट, शेल्टर जो कि आपको नर्चर करे, वो बहुत ज़रूरी है। आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इंटर्न करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े बिल्डर्स की तरफ अप्रोच करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से आपके पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए होंगे। तो कितने स्टूडेंट्स को आप पढ़ा चुके हैं और किस तरीके का माइंडसेट आप उन पे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? जी, जब मैंने नॉर्थ स्टार्ट किया था, एम ही ये था कि एजुकेशन ही एम है। एजुकेशनल अवेयरनेस, जो कि हमारे बडिंग स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको आगे आई थिंक उनके लिए ये अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। अभी से उनको पता होना चाहिए इम्पॉर्टेंस और उसकी वो। तो मैंने शुरुआत ही, मतलब मेरे प्रोजेक्ट्स बाद में स्टार्ट हुए करना, रिसर्च कर रहा था और पढ़ाना स्टार्ट किया था। साल में हम आज की डेट में हमारे पास 600-700 बच्चे आते हैं ऑल ओवर इंडिया। बाहर की यूनिवर्सिटीज़, वियना यूनिवर्सिटी, जर्मनी की 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, और हम वहाँ के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन, लंदन में मैंने एक यूनिवर्सिटी में किया था लेक्चर,
तो आई थिंक हम साल में हमारा टारगेट है कि हमने 600 से 1000 बच्चों को, जो बडिंग आर्किटेक्ट्स, डिज़ाइनर्स, प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स, इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, इनका जो 4th ईयर का जो फाइनल ईयर होता है ना, उसमें ये लोगों के टूर्स भी लगते हैं। तो वो तो हमारी वर्कशॉप्स रहती हैं, हफ्ते की रहती है, 2 हफ्ते की रहती है। हफ्ते में हम आपको घुमाते हैं और दिखाते हैं और एक प्रॉब्लम देते हैं सॉल्व करने को, और 2 हफ्ते में हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद एक चीज़ बनाने का मौका भी देते हैं, कारीगरों के साथ मिलके बनाओ और देखो खुद अपने हाथ से। इसके अलावा मेरे पास इंटर्न्स आते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से इंटर्न्स आ रहे हैं। आप मानेंगे नहीं, इस चीज़ को सीखने के लिए ना आर्किटेक्ट्स में एक अलग ही ज़ील है। पता नहीं कैसे, ये हमारे थोड़े देवी देवताओं का भी मैं मानता हूँ, इसमें एक पुश मिलता है हमारे को कि ये चीज़ आगे बढ़नी है। तो इतने लोग इसके लिए एक्साइटेड हैं। तो सिलेबस में फिर ये काटकूनी का जिक्र क्यों नहीं है, आप बता रहे थे? हाँ, सिलेबस में यही तो बात है। जैसे आपका एक क्वेश्चन था, मैं उसमें मेरे को आया था उस टाइम दिमाग, आप बोल रहे थे कि पॉलिसीज़ बन रही है नई इतनी अच्छी होम स्टेज की, पर लागू नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं लागू हो रहा है कि उसके अंदर बहुत लूप होल छोड़ रहे हो आप उसको अच्छे से डिटेल्ड वे में नहीं बना रहे हो। मतलब ये सच्चाई है। आपने होम स्टे का, अब फॉर एग्जांपल बड़ा एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ जो सब लोग समझ पाएंगे शायद। हाईवे बनता है, हाईवे का एक बेसिक गाइडलाइन है, इतने मीटर नो कंस्ट्रक्शन, नथिंग, बिकॉज हाईवे का पर्पस बन रहा है गाड़ियों को तेज़ी से इधर से उधर लेके जाना। हाईवे बनता बाद में है, हमारे लोग पहले वहाँ पे पैराशूट, पैराग्लाइडिंग, ये वो, राफ्टिंग, सब बिल्कुल हाईवे के ऊपर हो रहा है। गाय भी हाईवे पे चल रही है, बच्चे भी हाईवे पे भाग रहे हैं, शाम को क्रिकेट भी खेला जा रहा है हाईवे पे। गलत है। क्यों? क्योंकि पॉलिसी में आपने लूप होल छोड़ दिया। अब आप हटाना बहुत मुश्किल है। जब एक बार किसी को अडेप्टेशन हो गई है ना, अब आप किसी को जाके बोलेंगे कि यार अपना पैराशूट हटाओ अब यहाँ से, अब वो बेचारा कोई होगा गाँव का, वो बोलेगा यार मैं एक अच्छी चीज़ करने लगा, आप मेरे को हटाने पहले आ गए। बहुत मुश्किल है। पहले से ही गाइडलाइन होती है, आपने बढ़िया बाउंड्री सेट करी होती, उसको कहीं अच्छी जगह दी होनी चाहिए थी, वो प्लानिंग में होना चाहिए था कि कल को यहाँ पे पैराशूट या पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी। हाईवे पे 3-4 डेडिकेटेड जोन्स बनाओ जहाँ पे ये होना चाहिए। ये कमी थी आपकी प्लानिंग में। वैसे ही हमारी पॉलिसीज़ में भी बहुत कमियाँ हैं। हम लोगों ने होम स्टे में, इको टूरिज़्म में, मतलब अनफॉर्चुनेटली इको टूरिज़्म में बोला जाता है कि कंक्रीट बिल्कुल यूज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि हाईली सेंसिटिव फॉरेस्ट एरियाज़ हैं। आप किसी भी जगह का इको टूरिज़्म जाके देखना, वहाँ कंक्रीट ही मिलेगा आपको, अनफॉर्चुनेटली अभी भी पाथवेज। तो राहुल, जो जर्नी अभी तक हमने डिस्कस करी, राहुल करना क्या चाहता है? क्यों नगर में इतने समय से राहुल एक जिद लिए बैठा है कि लोग जिस जगह से ये शैली जो है दुनिया को इंट्रोड्यूस हुई थी, उसी जगह को आप दोबारा ये शैली समझाना चाह रहे हैं? देखिए, मैं इसमें ऐसा मानता हूँ कि ये एक बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना राइट पाथ, और ये मेरे को मतलब जितना मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि यार ये सही है, ये लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है। और मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि अच्छा मैं आज पैसे कमाऊँगा, ऐसे पैसे कमाने के लिए दिमाग लगाना है। यार आप कुछ भी कर सकते हो, पैसा आपका एक बन जाता है, पैसा सेकेंडरी है। और एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है, पता नहीं कैसी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। हम मंदिर रिस्टोर करने के लिए जब मैं जाता हूँ और कोई मेरे को बोलता है नक्शा बना के दो, जब मैं मेरे को जब वो सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि ये चीज़ आगे बढ़ेगी, चलेगी, और ये समझ है कि ये सही है, इसको सिखाना बड़ा ज़रूरी है। जब इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, आपको नहीं पता कितनी पावरफुल फीलिंग आती है जब वो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं हम भी अब ना कुछ ऐसा करेंगे। मतलब तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो आपने ऐसी कोई रिस्टोरेशन की हो? बहुत कर रहे हैं, मतलब बहुत है। एक नगर कैसल का हमने पूरा का पूरा बना के दिया हुआ है। दियार टेम्पल है, वो 400 साल पुराना पगोड़ा शैली का है, उसके लिए मैंने पूरी मेजर ड्राइंग करके दी है। अभी वो लकड़ी इकट्ठा कर रहे हैं, बनेगा तो देखेंगे। भीमा काली टेम्पल के लिए मैंने बात करी थी, और त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है यहाँ पे, वो बीच में अभी शायद लकड़ी का कुछ करेंगे। तो वो मेरे को बोलते, तो मैं छोटा छोटा वे में मतलब हेल्प कर रहा हूँ। ऐसा ही आपसे बातचीत करती रहती है जो नहीं, ऐसा ही नहीं ऐसा ही तो बात नहीं कर रही है, तो लोकल कमेटी है और जो कारदार वगैरह हैं वो अपनी तरफ से आके ये बातें कर रहे हैं। लोग जुड़े हैं आपसे? मेरे साथ अभी इस टाइम कोई 150 से 200 कारीगर है जो परमानेंटली हमारे साथ काम कर रहे हैं, और उनकी भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनको हम ये सिखा रहे हैं कि आपको एक डिज़ाइन कैसे देखना है। आप सिर्फ इसको काम की तरह मत देखो, आप देखो कि इसके अंदर की जो कला है,
और वो इतने एक्साइटेड है, मतलब वो लोग ना, हमने एक अहमदाबाद में टेम्पल बनाया जाके काटकुनी शैली में जी। काफ़ी, मतलब 90 दिनों के अंदर हमने एक पूरा टेम्पल खड़ा किया है पगोड़ा शैली का, लगभग प्रेशर टेम्पल जैसा मिलता जुलता टेम्पल है वो। और पहली बार ये लोग कुल्लू से बाहर गई हमारी टीम 15 लोगों की, यहीं रायसन के शिरड़ के लड़के सारे। कार्यक्रम क्या था? कार्यक्रम था, ये मंदिर बनाना था जाके, और यहाँ से गए, मैंने उनके लिए फ़्लाइट बुक करी क्योंकि आई रिस्पेक्ट, मैं उनको लेबर की तरह नहीं ट्रीट करना चाहता, वो मैं बदलना है, मैं उनको, क्योंकि मेरे लिए वो हम सीख रहे हैं साथ में। तो फ़्लाइट बुक करवाई, वो लोग वहाँ गए, टैक्सी में बैठ के लोकेशन पे गए, बढ़िया उनके रहने का वो इंतज़ाम था। बल्कि वहाँ पे भी जो हमारे क्लाइंट्स थे उन्होंने उनको बहुत अच्छी रिस्पेक्ट पे करी कि आप हिमालयन क्राफ्ट्समैनशिप को यहाँ दर्शा रहे हैं। 90 दिनों में उन लोगों ने पूरा मंदिर खड़ा किया, दिन रात काम करते थे, और गर्मी का मौसम था, हमारे यहाँ बंदों को आदत नहीं होती, वो दिन में सोते थे, पूरी रात काम करते थे, उन्होंने खुद बनाया। वो मोटिवेशन उनको पता है कहाँ से आई, क्योंकि वो अपने कल्चर को कैरी करके वहाँ गए थे। मेरा काम, मुझे लगता है वही है कि मेरे को लोगों को अपने कल्चर की वैल्यू बस एक बार समझानी है। ये काटकुनी बनाना, ये सब कुछ, ये सारे जो चीज़ें हैं ना, अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, देखना आप, कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है, बनता है कॉस्ट इफ़ेक्टिव, ठीक है, ये चीज़ हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, नहीं है। आप किसी को भी पूछेंगे गांव में, वो बोलता है कि हेल्थ के लिए अच्छी है, पर उसको लगता है कि यार अभी भी शायद मिट्टी गिरती रहेगी, खिड़कियाँ छोटी रहेंगी। ये डाउट दूर हो जाएंगे। पहले आपकी वैल्यू मैच होनी चाहिए, आप में वो सेल्फ वर्थ आना चाहिए, आपको अपने कल्चर के लिए, अपनी संस्कृति, अपने जो देवी देवताओं के लिए जो रिस्पेक्ट थी, वो वापस आनी चाहिए। वो वापस आएगी ना, तो सारी चीज़ें खुद ब खुद, क्योंकि ये सिर्फ घर नहीं है, ये एक जीवन जीने की एक वो है, और इसमें पशु, पक्षी, वृक्ष, धरती और घर और इंसान, इन सब का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। बहुत सारी कंट्रीज़ में आपने ट्रैवल किया होगा रिसर्च के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं, टूरिज़्म से रिलेटेड जो है इसकी तरफ कहीं ना कहीं कनेक्शन बनता जा रहा है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ अपनी पुरानी स्ट्रक्चर्स को आज भी अपनाए हुए हैं, जिनमें स्विट्ज़रलैंड सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है वहाँ पर विज़िट करता है। हाँ जी। तो वहाँ के स्ट्रक्चर्स और यहाँ के स्ट्रक्चर्स में आप कितना फ़र्क देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कुछ इस तरीके से हमको भी डेवलप करना चाहिए? हाँ जी, वैसे ऐसा बोलते हैं कि यार लोग बाहर घूमने जाते हैं फिर आके बोलते हैं कि ये ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, ऐसा मतलब हमको बिल्कुल एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि आई फील हम बहुत ज़्यादा रिच हैं अभी भी। मतलब अगर हम बनेंगे, हिमाचल का जो मॉडल बनेगा या हिमालयाज़ का जो मॉडल बनेगा ना, वो मतलब स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा डीप रिच कल्चरल बनेगा। नंबर 1, तो हमें अपने वे में देखना है। आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए डेफिनेटली उन्होंने अपने पुराने उसको टाइमली प्रिजर्व कर लिया, और वो अपॉर्चुनिटी भी देख ली, और हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि वहाँ का टूरिज़्म इतना हाई क्लास और इतना अच्छा चल रहा है, क्योंकि वो अपने नेचर को उतने ही प्रिजर्व्ड वे में रख रहे हैं, सिर्फ बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स को नहीं। उनके आप पीक्स देख लो, उनके जोत वगैरह जाएंगे, वो बहुत अच्छे से साफ़ सफाई, मतलब वहाँ पे वो ऐसा बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते हैं कि कोई बाहर से आके वहाँ कोई कूड़ा कचरा फैलाए। वो बेसिक्स हमें वापस लाने हैं, वही बात हो रही थी। और स्विट्ज़रलैंड जैसी, जापान जैसी, हमारे में बहुत सिमिलैरिटीज़ है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैंने यहाँ पे ना लोगों को आप नॉर्वे के घर देखना, नॉर्वेजियन ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, काटकुनी जैसा एक बिल्डिंग आपके सामने आ जाएगा। मैंने उनको यहाँ गाँव में मैंने इतने लोगों को दिखाया, मैं बोला बताओ कौन सा गांव है, बंदे बोले ये इस साइड का गांव है, उस साइड का गांव है। इतनी सिमिलैरिटी है। और इसकी बड़ी अच्छी बात ये है, वो लोगों ने भी ना ऐसे हॉरिजॉन्टली लकड़ियाँ लगाई है। ये साइंटिफिक है थोड़ा। अगर आप पिलर लगाएंगे ना, पिलर पे फोर्स, पिलर को तोड़ने में ज़्यादा आसानी है एक अर्थक्वेक को। हॉरिजॉन्टली आपने उसको बांधा ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन जाता है। इतना यूनिक है कि हम ये दुनिया को ये सिस्टम दिखा सकते हैं। तो पर सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं, और सिर्फ आर्किटेक्चरल नहीं, कल्चरल सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी आपको। वहाँ डाटू टाइप भी पहनती है, कोटियाँ, वहाँ की मतलब लाइफस्टाइल बड़ी सिमिलर है। गाय वगैरह पालना, गाय के से दूध निकालना, वहाँ पे वो चीज़ वगैरह बहुत बनाते हैं। उन्होंने उस चीज़ को अभी भी प्रिजर्व रखा है, और उसके साथ बड़ा अच्छा ब्लेंड किया है इनोवेशन टेक्नोलॉजी का। आई थिंक जगह छोटी है, पॉपुलेशन कम है,
बड़ा इजीली उन्होंने अपने, और टूरिज़्म अच्छा आ रहा था, अच्छे फंड्स को लगा के उन्होंने वो बैलेंस आउट किया। हमारे पास चैलेंज ये है कि हमारी कंट्री एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है और हमको उसको, पर ये हो सकती है चीज़ें, और हिमाचल तो बहुत ही इजीली। टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक सवाल मन में आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से काटकुनी शैली के जो ये काम करने वाले कारीगर हैं, ये कारीगर मैनुअली जो है पूरा डिज़ाइन तैयार करते हैं, चाहे वो मकान हो, घर के खिड़की दरवाजे, लेकिन आज की डेट में हर किसी इंसान के लिए टाइम बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। और टाइम को बचाने के लिए मशीनें जो हैं सबसे बड़ा रोल रखती बिल्कुल हैं। जी, बिल्कुल। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी टीम के लिए और इतने सारे लोगों की रोजी रोटी के लिए जो है वो कितना चैलेंजेबल लगता होगा। तो आप एक रिसर्चर भी हैं, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं कि आज के युग में मशीनों का इस्तेमाल करते हुए इस शैली को क्या कन्वर्ट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोलूँगा हम लोग फुल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। आज की डेट में हम एक लकड़ी पत्थर का घर बनाते हैं, हम पहले उसका 3D बना के दिखाते हैं, बढ़िया हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, हम उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। हमने जितने भी घर अभी तक बनाए हैं, मैंने उसकी हर एक की क्वांटिटी ऑफ वुड, क्वांटिटी ऑफ स्टोन, क्वांटिटी ऑफ स्लेट निकाल के रखा हुआ है। हर बार मैं अपडेट करता हूँ और उसको क्रॉस में देखता हूँ कि अच्छा इसमें कितनी लगी थी, इसमें कितनी, इसको और बेटर कैसे बनाएं। टेक्नोलॉजी हमें आंसर्स दे सकती है, हमारी की हेल्प कर सकती है एज अ टूल। जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो कॉमन सेंस से भी आते हैं, वो प्रैक्टिकल नॉलेज से भी आते हैं। वहाँ पे टेक्नोलॉजी शायद इतना रोल प्ले नहीं करे जितना हमारे पुराना विजडम और नॉलेज प्ले करती है। एज अ टूल हमें बहुत अच्छी है, हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, हमारे पास इंटरनेट है, हम उसको प्रमोट कर पा रहे हैं, हम उस चीज़ को फैला पा रहे हैं। साथ ही साथ जब हम टूल्स में देखते हैं, हम आज पूरा काम हम हाथ से नहीं करते। जहाँ पे हमें लगता है कि जल्दी करके हम ड्रिल के साथ भी काम कर सकते थे, वहाँ हम ड्रिल के साथ भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ हमें कार्विंग करनी है ना, वहाँ मैं टूल का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि वो एक कला है, उसमें एक हाथ का इम्प्रिंट जाना बहुत ज़रूरी है। पर जब हमारे को एक बीम बनानी है और हमारे को दो कड़ियाँ आपस में सेट करके उसके अंदर एक जॉइंट बना के लकड़ी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो इधर भी हम काटते हैं, इधर भी काटते हैं। वो हम ज़रूरी थोड़ा ना अभी भी हम आरी से ही काटें, आज की डेट में हम उसको फटाफट कटर से भी काट सकते हैं। तो इसका एक बैलेंस बनाना बड़ा ज़रूरी है, और जितना आप इसके साथ काम करेंगे, शायद आप कुछ गलतियां करें, मतलब क्या पता बीच में, क्योंकि हमने एक बार मेरा कारीगर बोलता भाई मशीन से कार्विंग करवा के लाता हूँ। मैंने ठीक है आप जाओ, बहुत सारी मशीनें कार्विंग करती है, करवा के लाया हो। तो मैंने उसको खुद ही पूछा आप ये कैसा, बोले ये तो मज़ा ही नहीं आया गया था। हाँ, तो फिर उसने हाथ से करी, हाथ से जो उसने डिटेलिंग करी वो एक अलग लेवल की थी। दो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, उसकी कॉस्ट, बट ये एक आर्ट वर्क है, ये एक संभाल के रखने वाली चीज़ है। पर ज़्यादातर जैसे कारीगरों से हमारी बातचीत होती है, ये बहुत मेहनत का काम है, जल्दी जल्दी लोग पैसा कमाना चाहते हैं, जल्दी जल्दी जो है डिमांड डिलीवर करना चाहते हैं, ये एक लेगेसी है। तो ये लेगेसी फ्यूचर में भी सस्टेन करे, तो लोगों को सिखाने का काम भी आपके लोग कर रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, मतलब आई थिंक अगेन वही ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इस सर्कल का बहुत बड़ा पार्ट है। आप रिसर्च करो, प्रोजेक्ट्स करो, वहाँ से सीखो, आगे सिखाओ, और जब सिखा रहे हैं तो सिर्फ बडिंग आर्किटेक्ट्स को नहीं, कारीगरों को। पुराने टाइम में क्या था ना, जो एक मास्टर कारीगर होता था, ठाउई बोलते थे, जो ठाउई, वो ही आपका डिज़ाइनर था, वही आपका रिसर्चर था, वही आपका गाँव का सिस्टम का नॉलेजेबल पर्सन था, वही मिस्त्री भी था। वो क्या करता था, वो आपकी चीज़ को समझता था, आपकी रिक्वायरमेंट को कन्वर्ट करता था, और उसको मटेरियल की पूरी नॉलेज भी थी, काम करने की भी। आज की डेट में क्या हुआ है, अनफॉर्चुनेटली डिवाइड हो गया है। तो मैं अपने आप को ऐसा मानता हूँ कि जब मैं और वो कारीगर मिलते हैं ना, हम एक ठावी बनाते हैं आज की डेट में मिलके, क्योंकि मैं वो सेंसिबिलिटी, वो रिसर्च और वो पर्सपेक्टिव ला पाता हूँ। वो लोग अपनी स्किल लाते हैं, जब तक वो ओपन नहीं होगा मेरे से सीखने के लिए, मैं ओपन नहीं होगा उससे, हम दोनों मिलके एक काम नहीं अचीव करवा सकते। और ये बहुत बड़ा डायलेमा है। आप सोचते हैं आपने डिग्री ले ली तो अब आप एक ऑफिसर हो गए हैं और ये सब लेबर है। ये जो सोच है ना, ये भी एक बड़ी हायरार्की वाली जो सोच, ये भी तोड़नी पड़ेगी, और हमें वो डिवीज़न को तोड़ना पड़ेगा कि हम बहुत पढ़ाई कर ली, डिग्री ले ली तो बहुत अच्छे हो गए, ऐसा नहीं है। मिल के काम करो, और उनको सीखने की ज़रूरत है हमारी चीज़ें। हम उनसे एक्सपोजर शेयर कर सकते हैं, हम उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं कि आप
लोग आज की डेट में क्या चाह रहे हैं। डिज़ाइनर का काम यही है ना, एक लोगों की चाह को और वर्ल्ड की नीड को समझ के एक सोल्यूशन निकालना। वो मैं उनको सिखाना चाहता हूँ। उनसे मैं सीखना चाहता हूँ कि मेरे को लकड़ी के बारे में, पत्थर के बारे में आप इतना सिखाओ कि मैं उसका इनोवेटिव सॉल्यूशन सिस्टम बना पाऊँ। टू वे लर्निंग है। तो राहुल, अभी मनाली और हिमाचल प्रदेश के इन लैंडस्केप्स को देखें तो ऑलमोस्ट डेवलपमेंट वास्ट लेवल पर हो चुकी है, स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं, पूरा डिस्प्ले चेंज हो चुका है, लगातार नए कंक्रीट स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं। तो जो आप कह रहे हो, ये अब बने हुए स्ट्रक्चर्स पे मतलब किस तरीके से प्रभाव डाल सकता है? अब क्या बदला जा सकता है? क्योंकि एक इंसान ने घर बना लिया, होटल बना लिया, बिल्डिंग बना ली, दुकान मकान सब बना लिया, तो अब बदलाव होगा कैसे? फ्यूचर कैसे बदलेगा? देखिए 2-3 मेथड है। एक है जो आपका पुराना है उसको प्रिजर्व करने के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड रूल्स होने चाहिए। नगर कैसल है, मंदिर है, जो भी हमारा जो प्राचीन है जिसको हम हेरिटेज बोलते हैं, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपनी सोच और अपने किसी पर्सनल एजेंडा के थ्रू उसको कुछ भी कर दिया। वहाँ पे प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज़, गाइडलाइंस, मैं नहीं कहता मेरे को लो आप अच्छे कंजर्वेशन को बुलाएंगे, वो भी उस चीज़ को समझ के देख के वो करेगा वो काम। वहाँ डील नहीं होनी चाहिए, उसको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप नया बना रहे हैं उसमें आपको डेफिनेटली इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। गवर्नमेंट में अभी भी टेंडर अगर होता है वो आरसीसी का ही होता है। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी अपडेट करनी चाहिए। लकड़ी पत्थर के मकान उसके अंदर ऐड होने चाहिए, उसके आइटम रेट्स बनने चाहिए। जो आपकी जो ITIs हैं उसमें काटकुनी, धज्जी दीवारी, इन सब के बारे में स्पेशल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि उसको परस्यू किया जाए। गवर्नमेंट के जो नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसमें डेफिनेटली ये चीज़ यहीं से स्टार्ट हुई थी, जब गवर्नमेंट ने स्कूल और ये बदलना स्टार्ट किए थे। आपके पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आरसीसी में बदला सबसे पहले, देखा देखी में गांव बदला, उन्हीं को फिर से ये बदलना पड़ेगा। अब नया पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर काटकुनी और उनसे इवॉल्व होके बनना चाहिए। वहाँ पे रेट सेट होंगे, वहाँ से लोगों को देखने को मिलेगा। लोगों को अपनी तरफ से अभी के लिए ये करना चाहिए कि आप सीधा ही मत ये सोचो कि बस बैन करना, उसको ना करना एक आपका फाइनल सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर जो बना रहे हैं उनको इसको एक मौका देना चाहिए, और जो आर्किटेक्ट्स और जो बिल्डर्स हैं उनको तो ये सीखना ही पड़ेगा भाई, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। आप अगर आप अपने प्रोफेशन को, अपनी कला को रिस्पेक्ट करते हो तो आप इस चीज़ को सीखो। मतलब मैं बोलूँगा हिमाचल का हर आर्किटेक्ट या हर डिप्लोमा होल्डर, हर इंजीनियर ये चीज़ के बारे में नॉलेज रखना चाहिए। उनको नॉलेज नहीं है इसलिए वो आगे किसी को सजेस्ट नहीं करते। चलिए, उम्मीद करते हैं आप जिस जिद की तरफ दौड़ रहे हैं वो जिद पूरी हो और सोसाइटी में और हमारे इलाके में कुछ बदलाव हो। आपसे बातचीत कर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये राहुल हैं। राहुल से हम अपने इस पॉडकास्ट में यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का इतिहास काटकुनी शैली से जुड़ा है और ये शैली अब क्यों विलुप्त हो रही है, और ये शैली हमारे हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए क्यों फ़ायदेमंद है, उस पर हमारी ये बातचीत हो रही थी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये बातचीत से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगली मुलाकात अगले पॉडकास्ट में होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू।